हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के ऐसे ज़बरदस्त सेशन में जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं एक से बढ़ के एक ऐसे ज़बरदस्त प्रश्न जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। जब पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। दूसरा प्रश्न कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब आप क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। ठीक है। जब पूछा जाए कि तुलसीदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तुलसीदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है हिंदी में, तो 11। और जब पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तब आप क्या लगाएंगे भाई, तो 11। ठीक है। जब पूछा जाए कि हिंदी में रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8। तुलसीदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 11। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रस के जनक किसे कहा जाता है, तो भरत मुनि को कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा भाई, बताइए क्या आएगा आंसर आपका। तो जब रस की बात हो रही है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 11। क्लियर। रस के जनक कहा जाता है भरत मुनि को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि राहुल सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। राहुल सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है। अब बताइए, राहुल सो रहा है तो क्या वहाँ पर क्रिया हो रही है, क्या क्रिया हो रही है। सोना, हंसना, रोना, उड़ना, फुदकना, ये सभी क्या है, ये सभी विदाउट कर्म, जिसमें कि कर्म ही ना हो, बिना कर्म के। तो जिसमें बिना कर्म के जो होता है वो आपका आकर्मक होता है, जिसमें कर्म होता है वो आपका सकर्मक होता है। ठीक है। तो सोना, हंसना, रोना, उड़ना, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्रिया नहीं है भाई, ये सभी क्या है, क्रिया नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगा। आकर्मक क्रिया जिसमें बिना कर्म हो, बिना कर्म के जो है। और सकर्मक का मतलब कर्म सहित। ठीक है। कर्म सहित। गीता लिख रही है, गीता पढ़ रही है। ठीक है। रमेश मंदिर जा रहा है, अगर कोई क्रिया होती है तब वहाँ पर आपका हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अगर क्रिया नहीं होती है तब आपका हो जाएगा आकर्मक क्रिया। क्लियर, क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा भाई विकल्प। यहाँ पर आकर्मक भी है, यहाँ पर सकर्मक भी है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आकर्मक क्रिया। राहुल सो रहा है, वो तो सो रहा है, कोई कार्य थोड़ी ना कर रहा है। अगर कोई काम करता है, कोई कार्य करता है, तब यहाँ पर सकर्मक होती, नहीं तो यहाँ पर आकर्मक हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 है कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार क्या है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है। बताइए कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है। तो जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रिक है कि जिस अलंकार में, जिस वाक्य में आपको सा, सी, से, सम और सरिस, अगर कोई भी वाक्य आप पढ़ रहे हैं उसमें मिल जाता है, दिख जाता है आपको, सा दिख जाए, सी दिख जाए, से दिख जाए, सम दिख जाए और सरिस दिख जाए, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है। उसमें कौन सा अलंकार, तो उपमा अलंकार। और यहाँ पर है कि पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपर के समान, पीपर के पत्तों के समान मेरा मन डोल रहा है। पीपर का मतलब पीपर, और पात का मतलब पत्तों के समान, सरिस का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमन है, और मन डोला, पीपर के पत्तों के समान मेरा मन डोल रहा है। ठीक है। तो यानी कि पीपर को पत्तों
की तुलना वो अपने से कर रहे हैं, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली, जब किसी चीज़ की तुलना वो अपने से करने लगे, अपना मान बैठे, तो तुरंत यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार की खास बात है, आप कोई भी वाक्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सा, सी, से, सम, सरिस देखने को मिलेगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 है कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व यहाँ पर होगा भाई, आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। ठीक, ऐसा कौन सा उपसर्ग यहाँ पर है कि जो अगर आचार के पहले आप लगा दीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक जुल्म के समान काम करेगा। ठीक, आचार शब्द कैसा होता है भाई, आचार किसी का आचरण अच्छा है, आचार अच्छा है कि किसी के साथ आप अच्छा व्यवहार है ना। लेकिन अगर इसको आप जुल्म में चेंज करना है तो इसके अंदर आप कौन सा उपसर्ग लगाते हो, तो क्या लगेगा, बता आचार, अत्याचार, है ना। क्या लग गया भाई, आचार में अगर क्या आपने जोड़ा है तो यहाँ पर अत्याचार, ये जो अत्याचार शब्द होता है यही तो जुल्म का काम कर रहा है। तो इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा है, आपका उपसर्ग इसमें जुड़ा है, अति उपसर्ग जुड़ा है। कौन सा उपसर्ग, तो अति उपसर्ग जुड़ा है। अति उपसर्ग में आचार में आप अति उपसर्ग लगाओगे तब हो जाएगा आपका अत्याचार। ठीक, अति धन आचार बराबर अत्याचार। क्लियर। प्रश्न नंबर 5 है कि काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण का है। बहुत ही आसान है विशेषण पहचानना। ठीक, जहाँ पर किसी की विशेषता की बात की जाए, जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए, कोई व्यक्ति है हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पर आपका विशेषण हो जाता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि काली गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। गाय है, दूध है, काली और अधिक है, या फिर देती है, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही है, तो बात हो रही है एक गाय की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, गाय की बात हो रही है। कैसी है गाय, तो काली है। काली क्या है, विशेषता है ना। गाय कैसी है, तो काली है। पूरे वाक्य में बात किसकी हो रही है, गाय की हो रही है। तो गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है। ठीक, और वो दूध कितना देती है, दूध की विशेषता क्या है, तो दूध की विशेषता है कि अधिक देती है। ठीक है, दूध की विशेषता क्या है कि गाय की क्या विशेषता है कि वो काली है और अधिक दूध देती है। तो यहाँ पर बताइए भाई कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो काली और अधिक, यानी कि काली भी विशेषण और अधिक। काली तो है, गाय कैसी है, तो काली है, काली यहाँ पर विशेषण है। दूध कैसे देता है, तो भाई अधिक देती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को आप और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो से उनको ज़्यादा हेल्प मिले। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। समास कितने होते हैं, समास की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के समास होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। अष्टाध्यायी किसकी बात की जा रही है, 8 अध्यायों की बात की जा रही है। 8 अध्यायों की बात की जा रही है। ठीक, 8 अध्याय की बात की जा रही है, 8 अध्यायों की बात की जा रही है। आप बताइए 8 क्या है। 8 ऐसे तो आप लिखेंगे, ये 8 क्या है, ये 8 एक क्या है, संख्या है। 8 एक क्या है, यहाँ पर संख्या है, और जिसमें आपको संख्या दिख जाए वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है आपका द्विगु समास हो जाएगा। जो पद आपका संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो, तो अष्ट क्या है, आपका पहला पद है। सिंपल सी बात है, एक शब्द में समझ लीजिए कि अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय, 8 आपका संख्या है, और जब संख्या दिख जाए तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 है अव्ययी भाव समास में क्या होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अगर आप हमारी समास की वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर आप सारा कुछ मैंने क्लियर किया है बहुत ही इजी तरीका में। तो अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद उपसर्ग होता है। ठीक है, पहला पद उपसर्ग यानी कि अव्यय होता है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अव्ययी भाव समास में अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है या फिर दोनों पद प्रधान। जब दोनों पद की बात किया जाए तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, जैसे कि माता पिता है ना, जैसे कि माता पिता। अन्य पद प्रधान जिसमें होते हैं वो आपका बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। और प्रथम पद जिसमें प्रथम पद जिसमें प्रधान होता है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। और अंतिम पद जिसमें प्रधान हो तो आपका तत्पुरुष समास होता है। अब बताइए इसमें आपको क्या कठिन लगा, इसमें आपको क्या कठिन लगा? अव्ययी भाव समास पूछा है, जब अव्ययी भाव समास पूछा तो बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, अपर और अपार का अर्थ क्या है? हिंदी में आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पूछा जाता है आपका जो पूछा जाता है अर्थ से। हिंदी आप इतना जितना आप इसको लेते हो इतना कठिन भी नहीं है, इतना सरल भी नहीं है। अगर इसको आप पढ़ोगे तभी सारी चीज़ों को आप इजी तरीके से पाओगे। तो अपर और अपार का अर्थ क्या होता है? किसी के अपार धन है, आप कहते हो ना कि अपार धन है। अपर का मतलब क्या होता है? अपर का मतलब होता है जैसे कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई नया कर्मचारी आ गया तो आप बोलते हो ना एडिशनल कर्मचारी है, यानी कि दूसरे टाइप का कर्मचारी है। तो अपर का पहला अर्थ हो गया आपका दूसरा, और अपार होता है जिसे अत्यधिक धन कहते नहीं, अपार प्रेम है, अपार धन है, तो यानी कि अत्यधिक क्या हो जाएगा भाई? अब बताइए, अत्यधिक। ठीक है, अपार शब्द तो हमेशा प्रयोग होता है कि अपार धन है, अपार प्रेम है। ठीक है, तो इसलिए अपर का मतलब दूसरा होता है और अपार का मतलब अत्यधिक होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि क्रिया मूल किसे कहते हैं? क्रिया मूल किसे कहते हैं? तो क्रिया मूल किसे कहते हैं भाई बताइए? क्रिया को कहते हैं क्या? धातु को कहते हैं, नाम धातु को, संज्ञा को। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत में इसको कहते हैं नाम धातु को कहते हैं क्रिया, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, आग शब्द है, ये आग है ना, एक ऐसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है? आग जो शब्द है कैसा है? अगर यहाँ पर आग आप आग लिख दिए ना, यहाँ पर क्या है? आग है, तो आग आपका क्या है? ये आपका तद्भव है। अगर यहाँ पर हो जाता अग्नि, क्या हो जाता? अग्नि, तो ये क्या हो जाता? आपका तत्सम हो जाता। आग क्या है? तद्भव है, अग्नि क्या है? तत्सम है। और आपको यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आगे है, अग्नि तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 11 है, पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है या फिर इनमें से सभी? पुस्तकालय, तो जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो आपका यौगिक शब्द होता है ना, और जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका विच्छेद ना हो, वो आपका कैसा शब्द होता है? वो आपका रूढ़ शब्द होता है। और जो तीसरा अर्थ प्रकट करे वो आपका योग रूढ़ हो जाता है। मतलब जैसे तीसरा अर्थ, जैसे आप बहुब्रीहि समास में नहीं पढ़ते कि जो जिसमें कोई पद नहीं प्रधान होता है, तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करता है, जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, तो वो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। वैसे यहाँ पर अगर दशानन आ जाए या लंबोदर आ जाए, गिरधर आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के जितने भी पद होते हैं वो आपके योग रूढ़ में प्रयुक्त होते हैं। तो जिसका संधि विच्छेद ना हो आपका रूढ़ शब्द होता है,
जिसका संधि विच्छेद हो जाए आपका यौगिक शब्द होता है। जिसका संधि विच्छेद हो जाए वो आपका यौगिक शब्द होता है। और जितने भी बहुब्रीहि समास के पद होते हैं वो आपके योग रूढ़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछेगा, पुस्तकालय, यानी कि पुस्तक धन आलय बराबर क्या हो गया, पुस्तकालय हो गया। तो यहाँ पर भाई बताइए कैसा शब्द हो जाएगा, तो यौगिक शब्द हो जाएगा। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर यहीं पे आपका हो जाता कमल, कमल हो जाता, तब आपका कैसा शब्द हो जाता, तब आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्वरों को अच भी कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं भाई, तो हल कहते हैं। ठीक है, स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। अगर हम भाषा निर्माण करते हैं तो उसका सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद, शब्द, वाक्य। तो शब्द को तो आप काट दीजिए, शब्द को आप काट दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले हम शब्द की तरफ नहीं जा सकते ना। छोटी छोटी इकाइयों से, तो छोटे छोटे वर्डों से, छोटे छोटे ध्वनियों से आपका शब्द बनता है, तो इसलिए आप काट दिए। पद नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ए डी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे पहले हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उसके बाद का, खा, स्वर हो गया, व्यंजन, दोनों से हम वर्ण का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जाके शब्द बनता है, फिर उसके बाद जाके वाक्य बनता है। क्लियर, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसे कहते हैं अव्यय। आ का मतलब नहीं, व्यय का मतलब जो खर्च ना हो, और जो खर्च ना हो, जिसका कहीं पर प्रयोग ही आप नहीं करेंगे। आपके पास 2 रुपये हैं, आप अगर उसका कहीं प्रयोग नहीं करते हैं तो खर्च नहीं होगा, और जो खर्च नहीं होगा तो आपका अव्यय होगा, है ना। जब भाई लिंग में उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, वो लिंग में खर्च नहीं हो रहा है, वचन में खर्च नहीं हो रहा है, कारक में खर्च नहीं हो रहा है, जब वो खर्च ही नहीं हो रहा है तो अव्यय हो गया। क्लियर, सिंपल सी बात है। प्रश्न नंबर 15 है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच क्या लगता है। दो विपरीत शब्द जब हम लिखते हैं तो उसके बीच किसका प्रयोग करते हैं। विपरीत शब्द का मतलब पहले का दूसरा उल्टा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा रात दिन, विपरीत शब्द ऐसे लिखते हैं ना आप भाई, विपरीत शब्द ऐसे ही लिखेंगे। तो ये जो बीच में ऐसे एक लंबी रेखा खींचे हैं पट, ए क्या है, तो ए है आपका योजक चिन्ह। क्या है भाई, योजक चिन्ह कहीं पर है, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ पर है योजक चिन्ह। तो यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। अर्ध विराम क्या होता है, यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए, यहाँ नीचे अल्प कर लेना, अल्प कर लेना, अल्प विराम। अर्ध विराम कैसा होता है, तो ऐसे होता है और ऊपर थोड़ा सा बिंदी होता है। और अल्प विराम कैसे होता है, ऐसे होता है ना। विस्मयादिबोधक ऐसे होता है, और योजक चिन्ह आपका ऐसे होता है। तो यहाँ पर जब दो विपरीत शब्दों को हम लिखते हैं तो उसके बीच योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि वाक्य सही है, सही वाक्य चुनिए। दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है, दीवार बहुत ऊंची है, या फिर दीवार बहुत ऊंची है। अब बताइए इसमें कौन सा सही है भाई। अगर आप दीवार लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, दीवार लिखते हैं या फिर दीवार लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना दीवार। तो दीवार वाला ऑप्शन आप काट दीजिए, और ए दीवार देखिए गलत है क्योंकि बड़ी मात्रा लगता है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दीवार बहुत ऊंची है, इसमें जो दीवार है यही सही है ना। प्रश्न नंबर 17 है, सप्ताह शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा, ये सप्ताह क्या होता है, सप्ताह 7 दिनों का समूह होता है, 7 दिनों का योग मिलाकर सप्ताह होता है। तो यहाँ पर सप्ताह में क्या करेंगे, 7 दिनों का योग। तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह में पहला क्या निकल रहा है, 7 निकल रहा है ना भाई। जब 7 संख्या निकल रही है तो आपका द्विगु समास हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसको आप कैसे पहचानेंगे, आप इसको अपने में कन्वर्ट करिए, अपने में इसको प्रयोग करिए। फीमेल अगर वॉइस निकलता है, अगर जाति निकलता है तब आप समझ लीजिए कि स्त्रीलिंग है, अगर जाता होता है तो समझ लीजिए आप पुल्लिंग है। तो यहाँ पर आप प्रयोग कर लीजिए। घाटा, अब बताइए घाटा होता है या फिर होती है, घाटा होता है या फिर होती है। तो यहाँ पर आपने हमेशा देखा होगा घाटा होता है,
है ना। कहीं पर घाटा होती है नहीं। घाव बढ़ता है, घाव लगता है या फिर घाव लगती है, नहीं लगता, घाव क्या होता है, लगता है, कह सकते हैं बढ़ता है। घाव बढ़ता है या फिर आप कह लीजिए घाव होता है, ठीक। अगर यहीं पर होती हो जाता तब आपका क्या हो जाता, स्त्रीलिंग हो जाता। होता है तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्त्रीलिंग। घाटा, घाटा गिरती है या फिर गिरता है। घटा चमकती है या फिर चमकता है, तो बताइए क्या होता है। तो घटा हमेशा गिरती है, ना कि गिरता है, ठीक है। तो घटा गिरती है। और क्रोध आता है कि क्रोध आती है, मुझे बहुत क्रोध आती है, क्या आप ऐसे बोलते हैं। वो चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा, लेकिन ऐसे बोलेगा ना, क्रोध आता है। तो इसका मतलब जब आता है तो भाई मेल। तो इसमें हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए स्त्रीलिंग। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गिरती है, घटा गिरती है। अगर गिरता होता तब आपका पुल्लिंग होता। इसको आप अपने शब्दों में प्रयोग करिए। अगर होता है, जाता है, आता है, तब आपका क्या है, पुल्लिंग है। अगर वहीं पर आती है तब आपका स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है। तो हिंदी साहित्य में आपका 9वां रस क्या है, शांत रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, तो निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी वर्णमाला का समूह मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला का समूह मूलतः कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं, 52, है ना। तो 52 क्या व्यंजन ही होते हैं या फिर स्वर होते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों मिलाकर होते हैं, है ना। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, 52। तो यानी कि स्वर और व्यंजन को मिला के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला का मूल समूह कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका स्वर हो गया और दूसरा आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। स्वर से हम कुछ वर्णमाला लेते हैं जो कि स्वतंत्र है, और स्वरों का प्रयोग हम व्यंजन में करते हैं। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में को 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, ठीक। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, फैमिली में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोगों को लाभ मिले इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेज।